बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ महीने पहले मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स के इस्तेमाल में मुख्तलिफ जहाज़ों की कहानी आपको सुनाई थी। F6 जहाज़ की कहानी, A5 जहाज़ की कहानी, F7 की कहानी, F16 की कहानी, GF17 थंडर की कहानी जो थी वो रह गई थी। आज मेरा ख्याल है एक अच्छा दिन है GF17 थंडर की कहानी सुनाने का। चलें स्टार्ट करते हैं। GF17 थंडर की कहानी उसी दिन स्टार्ट हो जाती है जिस दिन पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका ने पाबंदियां लगाना शुरू की थी। फाइटर जेट्स जो थे वो महंगे होते जा रहे थे, अमेरिका की तरफ से पाबंदियां लगती जा रही थी, इंडिया की तरफ से थ्रेट जो थी वो बढ़ती जा रही थी। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात थे वो बहुत अच्छे थे। पाकिस्तान एयरफोर्स चाइना के मुख्तलिफ जहाज जो थी वो इस्तेमाल करती आ रही थी। इस तरह से चाइना के साथ एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप हो चुका हुआ था। पाकिस्तान एयरफोर्स चाइना के बने हुए F6, FT5, A5, F7P, F7PG और K8 जहाज़ों को इस्तेमाल कर रही थी। ये सारे के सारे जहाज़ जो हैं ये चाइना के अंदर बने थे और पाकिस्तान एयरफोर्स इनको इस्तेमाल करती आ रही थी। अमेरिकन जहाज़ भी थे, फ्रेंच जहाज़ भी थे, लेकिन ज़्यादा तादाद जो थी वो पाकिस्तान के पास चाइनीज़ जहाज़ों की थी। 1992 के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स और एक चाइनीज़ कंपनी के दरमियान मुआहदा हुआ। पाकिस्तान एयरफोर्स और चाइनीज़ कंपनी एक जहाज़ बनाएंगे, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाएंगे, जिसको वो को डिज़ाइन करेंगे, को डेवलप करेंगे और को प्रोड्यूस करेंगे। ये बात ज़हन में रखें। 3 गोल्स उन्होंने अचीव करने थे। जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसका कोई मकसद होता है। इस जहाज़ को बनाने के 3 मकसद थे। पहला मकसद था कि BAF की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना। दूसरा ये मकसद था कि एक ऐसा जहाज़ बनाया जाए, सस्ता जहाज़ बनाया जाए जिसको दूसरे ममालिक को सेल किया जाए। इस पॉइंट के अंदर चाइनीज़ ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। और तीसरा गोल जो था वो ये था कि पाकिस्तान के अंदर एविएशन इंडस्ट्री की बुनियाद रखी जाए। लेकिन GF17 थंडर की कहानी जो है इस 92 के एग्रीमेंट से पहले शुरू हो जाती है। मिड 80s के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये डिसाइड कर लिया था कि उन्होंने अपने F6 जहाज़ों को रिटायर कर देना है। जितनी जल्दी कर दें उतना ही अच्छा है, क्योंकि हालात चेंज होते जा रहे थे, वॉरफेयर चेंज होती जा रही थी। F6 बहुत ज़्यादा पुराना जहाज़ था और PAF ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो अब इस F6 जहाज़ को रिटायर कर देंगे। लेकिन इसको रिटायर करने के बाद कौन सा जहाज़ पाकिस्तान लेगा, इसके ऊपर सोच शुरू हो जाती थी। पाकिस्तान ने एक बड़ा यूनिक किस्म का प्रोजेक्ट जो था उसको स्टार्ट किया। इस प्रोजेक्ट के अंदर अमेरिका शामिल था, चाइना शामिल था और पाकिस्तान एयरफोर्स शामिल थी। प्रोजेक्ट ये था कि इन्होंने F7 के एयरफ्रेम को मॉडर्नाइज करना था, उसके अंदर वेस्टर्न कंट्रीज से एवियोनिक्स परचेज करके तो इंस्टॉल करने थे। अब ये प्रोजेक्ट इतना यूनिक था कि ये एक ऐसे जहाज के ऊपर स्टार्ट किया गया जो कि सोवियत यूनियन का डिजाइन किया हुआ था, चाइना के अंदर लाइसेंस प्रोड्यूस किया जाता था। इस जहाज को अपग्रेड अमेरिका ने करना था और परचेज अल्टीमेटली पाकिस्तान ने करना था। 1987 के अंदर ग्रूमन एरोस्पेस कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट जो था वो अवार्ड किया गया। ग्रूमन एरोस्पेस कंपनी ने 7 महीने के अंदर जो थी अपनी एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट किसके ऊपर थी कि वो किस तरह से F7 के एयरफ्रेम को इम्प्रूव करेंगे और उसको एक F7 से एक बेहतर जहाज जो है वो बना के पाकिस्तान एयरफोर्स को देंगे। अब जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की उसके मुताबिक जो जहाज जो था वो सामने निकल के आया वो F16 की टैग प्राइस से ज्यादा महंगा था। यानी कि उस वक्त जो F16 की प्राइस थी उससे ज्यादा महंगा था। जो जहाज सामने निकल के आया उसकी प्राइस रखी गई $13 मिलियन। अब ये जो प्राइस थी ये F16 की बेस प्राइस से ज्यादा थी। 1987 के अंदर F16 जो था वो $13 मिलियन से कम में मिल जाता था और उस मॉडिफाइड F7 की जो परफॉर्मेंस थी वो F16 से कहीं ज्यादा कम होने वाली थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो मॉडिफाइड F7 होना था इसकी जो सर्विस लाइफ थी वो 8000 घंटों से अभी आधी थी। अब 8000 घंटे जो है ये उस वक्त के F16 की सर्विस लाइफ थी। तो उस मॉडिफाइड F7 की जो सर्विस लाइफ थी वो 4000 घंटों से भी कम थी। तो उस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स ने देखा कि ये एक ऐसा वो जहाज बनाने जा रहे हैं जो कि F16 से ज्यादा महंगा है, परफॉर्मेंस में भी उसको मैच नहीं करता और उसकी सर्विस लाइफ जो है जो कि कॉस्ट के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट थी वो F16 से आधी से भी कम थी। तो उसी वक्त इस जहाज की जो फेट थी, इस प्रोजेक्ट की जो फेट थी वो डिसाइड हो गई थी कि ये प्रोजेक्ट ज़्यादा देर आगे नहीं चलेगा। उसके बाद क्या हुआ कि 1989 के अंदर जैसा कि आपको पता है कि चाइना के अंदर एक टाइनैनियनमेन स्क्वायर है, वहाँ पे एक इंसिडेंट हो गया। अमेरिका जो था उसने चाइना के ऊपर जो है वो पाबंदियाँ लगा दी। पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट के तहत क्या करना था कि एवियोनिक्स जो थी वो अमेरिका से परचेज करनी थी, वेस्टर्न कंट्री से परचेज करनी थी, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और इस मॉडिफाइड F7 के एयरफ्रेम के अंदर उन्होंने लगानी थी। लेकिन जब चाइना के ऊपर ये पाबंदियां लग गई, ये पाबंदियां पाकिस्तान पे तो नहीं थी, चाइना के ऊपर थी, लेकिन चाइना पे इन पाबंदियों की वजह से जो ग्रूमन कंपनी थी ना वो थोड़ी सी
इस प्रोजेक्ट से जो है वो पीछे हट गई, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर चाइना भी शामिल था। फिर उस वक्त जैसा कि आपको पता है कि सोवियत यूनियन टूट चुका था, सोवियत फोर्सेस जो थी वो अफगानिस्तान से शिकस्त खा के निकली थी। अमेरिका को पाकिस्तान की उस तरह से जरूरत बिल्कुल नहीं थी। अमेरिका ने पाकिस्तान और इंडिया से कहा कि जी आप ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के ऊपर साइन करें, इसको रेटिफाई करें, अगर नहीं करेंगे तो हम आपके ऊपर पाबंदियां लगा देंगे। इंडिया ने भी रिफ्यूज कर दिया, पाकिस्तान ने भी रिफ्यूज कर दिया, जिसके तहत क्या हुआ, अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगा दी। पाकिस्तान के पास टोटल 40 F-16 थे, उनके स्पेयर पार्ट्स भी अमेरिका ने देने बंद कर दिए। पाकिस्तान ने नए F-16 के लिए पेमेंट की हुई थी, अमेरिका ने वो नए F-16 की पेमेंट लेने के बावजूद भी पाकिस्तान को देने से इनकार कर दिया। ये जो F-7 को मॉडिफाई करने वाला प्रोजेक्ट था, इसका नाम था सेबर 2 प्रोजेक्ट। जब पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाई गई, वो प्रेसलर अमेंडमेंट शायद आपको याद हो, उसके तहत ये पाबंदियां लगाई गई थी। उसके बाद ये जो सेबर 2 प्रोजेक्ट था, इसको बिल्कुल ही स्टॉप कर दिया गया और इस प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया गया। लेकिन चाइनीज जो थे, उन्होंने इस लाइट वेट फाइटर के ऊपर काम जारी रखा और 92 के अंदर उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स को एक ऑफर की कि हम आपके साथ मिलकर एक ऐसा लाइट वेट फाइटर जहाज जो है उसको को डेवलप करेंगे, को डिजाइन करेंगे और को प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन चाइनीज कंपनी जो CACIT थी, कैटिट इसको आप कह सकते हैं, उसकी एक शर्त थी। उसकी शर्त ये थी कि इस प्रोजेक्ट के अंदर पाकिस्तान इक्वल फंड करेगा, यानी कि जितने पैसे वो कंपनी डालेगी उतने पैसे पाकिस्तान डालेगा। इस प्रोजेक्ट का जितना रिस्क होगा उसको हाफ ऑफ किया जाएगा और इसका अगर कोई बेनिफिट होता है इस प्रोजेक्ट का तो उसको भी हाफ ऑफ किया जाएगा। अब आप यहाँ पे ये बात समझें कि पाकिस्तान जो है वो पूरा इस प्रोजेक्ट के अंदर फाइनेंशियली हाफ का जो है वो हिस्सेदार है। ये जो लोग कहते हैं ना कि ये पाकिस्तान का प्रोजेक्ट नहीं है, जो लोग इकोनॉमी को समझते हैं उनको बिल्कुल पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। JF-17 थंडर के प्रोजेक्ट के अंदर पाकिस्तान 50% का हिस्सेदार है। 50% का हिस्सेदार जो है वो चाइनीज कंपनी है। अगर JF-17 थंडर का प्रोजेक्ट पाकिस्तान को कुछ कमा के देता है तो उसका आधा जो हिस्सा है वो चाइना को जाएगा और आधा हिस्सा जो है वो PAF को मिलेगा। और एग्रीमेंट की जो शर्त थी वो ये थी कि को डिजाइन किया जाएगा, इस जहाज को डेवलप किया जाएगा और को प्रोड्यूस किया जाएगा। ये बात पाकिस्तानियों ध्यान में रखना। फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपना एयर स्टाफ रिक्वायरमेंट ASR इसको कहते हैं कि यानी कि एक जहाज के अंदर हमें किस किस्म की रिक्वायरमेंट्स हैं उसका डॉक्यूमेंट जो है वो दिया और उसके मुताबिक जो है वो जहाज बनाया जाता है। ASR के मुताबिक जहाज बनाया जाता है या जहाज परचेज किया जाता है। 95 के अंदर PAF और CATIC के दरमियान एक MOU साइन किया गया और एयर वाइस मार्शल सईद अनवर साहब जो थे वो इस प्रोजेक्ट के चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो थे वो अपॉइंट हुए 95 के अंदर। 96 के अंदर PAF का जो ASR था यानी कि एयर स्टाफ रिक्वायरमेंट थी उसको फाइनलाइज किया गया, उसको रेटिफाई कर दिया गया। दोनों गवर्नमेंट्स के दरमियान एक मुआहदा हुआ कि ये इक्वल पार्टनरशिप के ऊपर, इक्वल फंडिंग के ऊपर प्रोजेक्ट जो है इसको स्टार्ट करेंगे हम। अब ये मुआहदा दोनों गवर्नमेंट्स के दरमियान भी हो चुका हुआ था, इक्वल पार्टनरशिप और इक्वल फंडिंग। मुआहदे के मुताबिक इस नए जहाज की जो प्रोडक्शन फैसिलिटी थी वो PAC कामरा के अंदर सेट की जानी थी और इनिशियली 50% इस जहाज के जो पार्ट्स थे वो PAC कामरा के अंदर तैयार किए जाने थे और अल्टीमेटली इस 50% को बढ़ा के एक 100% पे लेके जाना था। ये वो वक्त था जब इंडिया ने फ्रांस से मिराज 2000 जहाज जो थे वो हासिल कर लिए थे। इंडिया ने रशिया के साथ एक मुआहदा कर लिया था Su-30 जहाज़ों का और तकरीबन 300 के करीब Su-30 जहाज जो थे वो इंडिया अपने मुल्क के अंदर बनाने जा रहा था। पाकिस्तान एयरफोर्स को बहुत ज़्यादा जल्दी थी क्योंकि एक क्वालिटेटिव गैप जो था वो क्रिएट होता जा रहा था पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के दरमियान। फिर 1999 की कारगिल वॉर आ गई। अमेरिका और यूरोप दोनों ने जो है वो पाकिस्तान के ऊपर मजीद सैंक्शंस लगा दी। पाकिस्तान इस जहाज के बारे में ये समझता था कि इसका एयरफ्रेम तो बनाएगा चाइना, लेकिन पाकिस्तान इसके जो एवियोनिक्स थे वो वेस्ट से हासिल करेगा या आप कह लें कि यूरोप से परचेज करेगा, इटली से, MBDA से। बहुत सी कंपनीज जो थी इस प्रोजेक्ट के अंदर हिस्सा लेना चाहती थी। थॉमसन CSF एक कंपनी थी। इंग्लैंड की BAE एवियोनिक्स ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया था इस JF-17 थंडर के प्रोजेक्ट में, लेकिन पाबंदियों की वजह से पाकिस्तान इन वेस्टर्न कंपनी से कोई भी चीज़ परचेज ना कर सका। चाइना ने पाकिस्तान को अपने J-10 के एवियोनिक्स जो थे वो ऑफर किए कि पाकिस्तान J-10 के एवियोनिक्स जो है वो जिस JF-17 थंडर के अंदर लगा ले, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि उस वक्त जो J-10 के अंदर एवियोनिक्स लगे हुए थे वो पाकिस्तान एयरफोर्स के मेयार के मुताबिक पूरे नहीं उतरते थे। फिर JF-17 थंडर के प्रोजेक्ट का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो मैं समझता हूँ कि 2000 के अंदर आया जब मुसफ़ अली मीर साहब पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ बने। इससे पहले मुसफ़ अली मीर साहब जो थे वो PAC कामरा के चेयरमैन रह चुके हुए थे। उन्होंने एक रिस्क लिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर ठीक है इस वक्त पाबंदी है, लेकिन हमने इस जहाज को जल्दी बनाना है। उन्होंने चाइना से कहा कि आप इस जहाज की डेवलपमेंट जो है, इसका जो एयर फ्रेम है उसको आप डेवलप करते रहें, उसके ऊपर आपने जो टेस्टिंग वगैरह करनी है करें, और जब तक इस जहाज के एयर फ्रेम की डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट होगी हमें तब तक इस जहाज के लिए कुछ सूटेबल एवियोनिक्स जो है वो मिल जाएंगे। आइदर वो बाहर की
किसी कंट्री से मिलें या चाइना उनको अपने मुल्क के अंदर ऐसा डेवलप कर ले, लेकिन आप इस जहाज के एयर फ्रेम की डेवलपमेंट को बिल्कुल ना रोकें। यहाँ तक जो था इस प्रोजेक्ट का नाम था सुपर 7। ये जो जहाज पाकिस्तान एयरफोर्स चाइना के साथ मिलकर बना रहा था, इसको उन्होंने डेजिग्नेशन दिया हुआ था FC-1 का, फाइटर चाइना 1। 25 अगस्त 2003 को इस जहाज की पहली फ्लाइट हुई। इस जहाज की पहली फ्लाइट को देखने के लिए उस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के जो चीफ थे कलीम सादत साहब, वो भी चाइना के अंदर मौजूद थे। जैसा कि आपको पता है कि मुसफ़ अली मीर साहब जो थे वो शहीद हो चुके हुए थे एक एयर क्रैश के अंदर। इस वजह से उस वक्त कलीम सादत साहब जो थे वो नए नए पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ बने थे। इस वजह से वो चाइना के अंदर गए हुए थे JF-17 थंडर की फर्स्ट फ्लाइट को विटनेस करने के लिए। जिस दिन इस जहाज की फर्स्ट फ्लाइट हुई, पाकिस्तान ने इस जहाज का जो नाम था सुपर 7 से खत्म करके JF-17 रख दिया, जॉइंट फाइटर 17 इसलिए रखा क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स से समझती थी कि ये उनका प्राइड है और एक दिन आएगा कि ये F-16 से ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। और अब वो दिन आने वाले हैं। ये ब्लॉक 3 के अंदर जो ईसा रेडार लगा है, ये JF-17 थंडर को पाकिस्तान के एग्जिस्टिंग F-16 से कुछ मामलात में जो है वो ऊपर लेके जाएगा। ओवरऑल नहीं, लेकिन JF-17 थंडर जो है कुछ मामलात के अंदर पाकिस्तान के एग्जिस्टिंग F-16 से ज्यादा बेहतर जहाज हो जाएगा। दूसरा जहाज जो था, इसकी फ्लाइट अप्रैल 9, 2004 को हुई। इसको नाम दिया गया था PT-3। जो PT-2 जहाज था वो बेसिकली ग्राउंड टेस्टिंग के लिए रखा गया था। 2006 के एंड पे पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 4 फ्लाइंग प्रोटोटाइप्स आ चुके हुए थे और 2 ग्राउंड टेस्टिंग के लिए जहाज जो थे वो अवेलेबल हो चुके हुए थे। टोटल 6 जहाज जो थे उनके ऊपर वर्किंग जारी थी और बड़ी तेजी से जारी थी। PT-1 और PT-3 जो थे वो फ्लाइंग तो कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर एवियोनिक्स बिल्कुल नहीं थे। उनको सिर्फ डिजाइन को वेरीफाई करने के लिए उड़ाया जाता था। जबकि जो PT-4 और PT-6 जहाज थे उनके अंदर चाइनीज एवियोनिक्स लगे हुए थे। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान एयरफोर्स अपने मिराज तैयारों, F-7 तैयारों और F-7PG तैयारों के अंदर ग्रिफो रेडार्स जो था वो इस्तेमाल कर रहा था। ग्रिफो रेडार्स की जो परफॉर्मेंस थी वो बड़ी अच्छी थी। पाकिस्तान एयरफोर्स इन ग्रिफो रेडार से काफी ज्यादा इंप्रेस था और पाकिस्तान ये चाहता था कि अपने इस JF-17 थंडर जहाज के अंदर भी वो ये ग्रिफो रेडार जो है वो इंस्टॉल करे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि इस JF-17 थंडर के लिए जो बियॉन्ड विजुअल रेंज वाला मिसाइल चूज किया गया था वो था SG-10 और SG-10 BVR मिसाइल के साथ ग्रिफो रेडार की कंपैटिबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी था। उस वक्त BVR मिसाइल जो था वो पाकिस्तान एयरफोर्स की एक मेन ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि स्टार्ट के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स जो थी वो ये BVR कैपेबिलिटी को लैक करती थी। ऑल्दो पाकिस्तान ने बाद में 500 AMRAAM जो थे वो अमेरिका से हासिल कर लिए थे अलॉन्ग विद 18 ब्लॉक 52 F-16s, लेकिन फिर भी पाकिस्तान एयरफोर्स को अपने JF-17 थंडर के लिए एक BVR मिसाइल चाहिए था और वो BVR मिसाइल था SG-10। उसके लिए एक ऐसा रेडार चाहिए था जो उसके साथ कंपैटिबल हो। फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक 8 जहाजों का ऑर्डर प्लेस किया। ये 8 जहाज जो थे ये बेसिकली थे स्मॉल बैच प्रोडक्शन के एयरक्राफ्ट। ये प्रॉपर प्रोडक्शन लाइन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा बैच जो है उसको बनाया जाता है अपनी प्रोडक्शन लाइन के ऊपर, ताकि प्रोडक्शन लाइन को जो है आप चेक कर सकें। इन 8 तैयारों के अंदर भी चाइनीज एवियोनिक्स जो थे उनको इंस्टॉल किया गया था। अब यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो था वो थोड़ा सा एक मसला पैदा हो गया। चाइनीज इस जहाज के अंदर एक ऐसा मिशन कंप्यूटर इंस्टॉल करना चाहते थे जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स अप्रूव नहीं कर रही थी। चाइनीज का ख्याल ये था कि अगर हमने इस जहाज को एक्सपोर्ट के लिए सक्सेसफुल बनाना है तो हमें इसकी कॉस्ट कम रखनी पड़ेगी और कॉस्ट कम रखने के लिए हमें इसके अंदर जो है वो ऐसी चीजें नहीं लगानी चाहिए जो कि बहुत ज्यादा महंगी हो। मसलन एक जगह पे वो जो चाइनीज थे वो ये कह रहे थे कि इसका जो कॉकपिट है वो हमने एनालॉग रखना है। वो जैसा कि आपको पता है कि ये जो पुराने कॉकपिट्स होते थे जिनके अंदर वो आपको नीडल्स वगैरह नजर आती हैं, वो गैजेट्स वगैरह नजर आते हैं, लेकिन पाकिस्तान ये कह रहा था कि हमें इस जहाज के अंदर एक ग्लास कॉकपिट चाहिए जिसके अंदर MFDs लगी हों, जिसके अंदर ग्राउंड मूविंग मैप्स हों, कलर MFDs लगी हों। उसके लिए इस जहाज के अंदर एक पावरफुल मिशन कंप्यूटर जो था वो इंस्टॉल करना जरूरी था। चाइनीज कह रहे थे कि अगर हमने इस जहाज के अंदर ये पावरफुल मिशन कंप्यूटर इंस्टॉल किया और इसको एक ग्लास कॉकपिट दिया तो इस जहाज की प्राइस जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन पाकिस्तान जो था वो ये कह रहा था कि हमने इसके अंदर एक अच्छा मिशन कंप्यूटर इंस्टॉल करवाना है, इसका जो कॉकपिट है उसको ज्यादा जदीद बनवाना है, इसके कॉकपिट को हमने ग्लास कॉकपिट डिजाइन करवाना है। लेकिन फिर अल्टीमेटली जो है वो चाइनीज पाकिस्तान की बात मान गए और JF-17 थंडर के ब्लॉक 1 का जो कॉकपिट था वो आपके सामने है। इस जहाज के अंदर वही मिशन कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया था जो उस वक्त के J-10 के एक्सपोर्ट वर्जन के अंदर चाइना ने इंस्टॉल किया हुआ था। फिर इंडिया ने भी काफी ज्यादा कोशिश की इस JF-17 थंडर के प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो रखने डालने की। मसलन 2007 के अंदर जब रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन जो थे वो इंडिया आए, इंडिया ने फॉर्मली रशिया से ये रिक्वेस्ट की कि आप ये RD-93 इंजन की जो सप्लाई है इसको रोक दें। अब ये RD-93 इंजन वो हैं जो कि JF-17 थंडर के अंदर इस्तेमाल होते थे। रशियन प्रेसिडेंट ने इंडिया की इस रिक्वेस्ट को जो है वो रिजेक्ट कर दिया। उसकी रीजन क्या थी? उन्होंने कहा कि ये इंजन जो है हम चाइना को सेल कर रहे हैं और चाइना जो है वो हमसे दूसरे इंजन भी परचेज करता है, AL-31 इंजन भी परचेज कर रहा है अपने J-10 जहाज के लिए और अपने Su-30 MK के जहाज के लिए। उस वक्त
चाइना जो था वो रशिया से ज़्यादा चीज़ें परचेज करता था एज़ कम्पेयर टू इंडिया। रशियन प्रेसिडेंट ने इंडिया की ये जो रिक्वेस्ट थी इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि चाइना जो है वो हमसे ज़्यादा चीज़ें बाय करता है, तो हम कैसे चाइना को इनकार कर दें, वो हमारा बड़ा कस्टमर है। अब ये 8 जहाज़ बन जाने के बाद पाकिस्तान के पास 8 स्मॉल बैच प्रोडक्शन वाले जहाज़ आ गए और 6 जो थे वो प्रोटोटाइप वाले जहाज़ थे, जिनमें से 4 जो थे वो फ्लाई कर सकते थे, 2 ऐसे थे जिनके अंदर एवियोनिक्स नहीं लगी हुई थी, 2 ऐसे थे जिनके अंदर चाइनीज़ एवियोनिक्स लगी हुई थी और 2 जो थे वो ग्राउंड टेस्टिंग के लिए रखे गए थे। अच्छा, ये जो 6 पुराने प्रोटोटाइप्स थे और ये जो 8 स्मॉल प्रोडक्शन वाले जहाज थे, इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस था और वो डिफरेंस ये था कि ये जो 8 जहाज बाद में बनाए गए थे स्मॉल बैच प्रोडक्शन वाले, इनके जो एयर इनटेक्स थे उनके अंदर DSI बम्प्स रखे गए थे। ये मैं आपको एक वीडियो बना के दे चुका हुआ हूँ जिसमें मैंने आपको बताया कि ये जो DSI बम्प्स होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये एयर के इनफ्लो को जो है वो कंट्रोल करते हैं ताकि जहाज का जो इंजन है वो स्टॉल ना कर जाए। फिर 2 स्मॉल बैच प्रोडक्शन वाले जहाज जो थे उनको 2007 के अंदर पाकिस्तान एयरलिफ्ट किया गया और वो पाकिस्तान के अंदर उनको टोटली असेंबल किया गया। 2 मार्च 2007 वो दिन है जिस दिन JF-17 थंडर ने पहली दफा पाकिस्तान की एयर स्पेस के अंदर फ्लाई किया था। फिर कुछ ही दिन के बाद 23 मार्च 2007 को एक स्पेशली पेंटेड JF-17 थंडर ने पाकिस्तान डे परेड के अंदर हिस्सा लिया और पाकिस्तान की आवाम के सामने पहली दफा जो है वो परफॉर्म किया। फिर अगले ही साल 23 मार्च 2008 को 4 JF-17 थंडर ने जो है वो परफॉर्म किया दुनिया के सामने। 22 जनवरी 2008 को JF-17 थंडर की प्रोडक्शन लाइन जो थी उसका आगाज कर दिया गया और प्लान के मुताबिक पहले 2 सालों के अंदर टोटल 25 जहाज जो थे वो बनाए जाने थे। इस जहाज के अंदर जो डाटा लिंक सिस्टम था वो चाइना का बना हुआ था और इन जहाज़ों को पाकिस्तान के अंदर लाके जो है वो टेस्ट किया गया, क्योंकि इन जहाज़ों का अल्टीमेट बायर जो था वो पाकिस्तान एयरफोर्स थी। इस वजह से एक बात तो ऑब्वियस थी कि इस जहाज को अल्टीमेटली तो पाकिस्तान के अंदर ही टेस्ट किया जाना था ताकि ये जो सारी चीज़ें और ये जो नए एवियोनिक्स और ये जो चाइनीज सिस्टम है इनको पाकिस्तान के एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ जो है वो कंपेटेबल बनाया जा सके। इनिशियली पाकिस्तान एयरफोर्स को इसके 2 सीट वर्जन की कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान एयरफोर्स जो थी जितने भी जहाज़ इस्तेमाल करती थी, मसलन F6 था, मसलन A5 था, उनको पाकिस्तान एयरफोर्स 2 सीट वर्जन के बगैर ही ज़्यादातर यूज़ करती थी। F6 का जो 2 सीट वर्जन था वो पाकिस्तान ने बहुत सालों के बाद जाके परचेज करना शुरू किया था। JF-17 थंडर का जो पहला बैच था वो 50 जहाज़ों के ऊपर मुश्तमिल था। इन जहाज़ों के अंदर टोटली चाइनीज़ एवियोनिक्स को इस्तेमाल किया गया था, लेकिन चाइनीज़ एवियोनिक्स के साथ साथ पाकिस्तान ने इसके अंदर जो है वो इंग्लैंड के मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट को इस्तेमाल किया। JF-17 इस वक्त दुनिया का वाहिद फाइटर जेट है जो कि एक एयरफोर्स ने डेवलप किया है और इस कैपेबिलिटी का कोई भी जहाज जो है वो प्राइस के अंदर JF-17 थंडर को मैच नहीं करता। जिस जहाज के अंदर RD-93 इंजन लगा हो, बियॉन्ड विजुअल रेंज वाले मिसाइल फायर कर सकता हो, उसका रेडार जो है वो 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूर ट्रैक कर सकता हो, उसके अलावा ऐसा जहाज जो मैरीटाइम रोल भी परफॉर्म कर सकता हो, यानी कि एंटी शिप मिसाइल भी उठा के लेके जा सकता हो और उनको फायर कर सकता हो, तो इतनी कम कॉस्ट के अंदर आपको दुनिया का कोई ऐसा जहाज जो है वो नजर नहीं आएगा। इनिशियली ख्याल ये था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ऐसे 150 जहाज जो है वो अपनी एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट करेगी। एक्सपोर्ट का तो उस वक्त आइडिया नहीं था, लेकिन उस वक्त सारे ऑप्टिमिस्ट थे कि इस जहाज को जो है दुनिया की मुख्तलिफ एयरफोर्सेज जो है वो ना सिर्फ पसंद करेंगी बल्कि इसको परचेज भी करेंगी। और आज जैसा कि हम देख सकते हैं कि नाइजीरिया की एयरफोर्स ने इसको परचेज किया है, म्यांमार की एयरफोर्स ने इसको परचेज किया है, हो सकता है कि अर्जेंटीना की एयरफोर्स भी इसको परचेज कर ले, मलेशिया की एयरफोर्स इसको परचेज कर ले। पाकिस्तान एयरफोर्स इस जहाज का एक बहुत बड़ा नंबर जो है वो इस्तेमाल कर रही है। तो JF-17 थंडर बेसिकली एक जहाज नहीं है, एज ए प्रोजेक्ट JF-17 थंडर ने पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। इस JF-17 थंडर के प्रोजेक्ट के जरिए से पाकिस्तान के अंदर एक अपनी एविएशन इंडस्ट्रियल बेस जो है वो कायम हुई है, जिस इंडस्ट्रियल बेस को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो मजीद जदीद तैयारे जो है वो आने वाले दिनों के अंदर बना सकती है, बल्कि बनाएगी भी। तो JF-17 थंडर प्रोजेक्ट की जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए वो सिर्फ एक जहाज की नहीं है बल्कि एक जहाज से बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों होपफुली आपको JF-17 थंडर की ये कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।